बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब 9 मई के बाद इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। अब उन्होंने CNN के फरीद ज़करिया को एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू देखने के बाद इमरान खान की हिकमत अमली से क्या तासुर मिल रहा है? देखिए खान साहब जो हैं वो 9 मई के बाद जो वाक़यात हो रहे हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि खान साहब की इंटरनेशनल मीडिया पर प्रेजेंस बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह देखिए पाकिस्तान में जो 9 मई को वाक़या हुआ उसकी बुनियाद पे उसकी आफ्टर मैथ में जो एक्शंस हो रहे हैं। देखें एक बात है वो वाक़यात जलाओ घिराव के तोड़ फोड़ के वो जो सब कुछ हुआ जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं, ये भी कहते हैं कि कानून को तो आप हाथ में नहीं ले सकते, सियासी तहरीक सियासी तरीके से चलाई जानी चाहिए, उसमें तशद्दुद का आंसर नहीं होना चाहिए। खान साहब की साइड ऑफ स्टोरी ये है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे लोग नहीं थे, इनको इश्ताल दिलाया गया, इनको लीड किया गया, ये बेसिकली इसके पीछे जो है वो कहानी कुछ और है। सही। लेकिन अब हो क्या रहा है कि प्रैक्टिकली एक तो आपके पास वो लोग हैं ना, उनकी नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे, CCTV फुटेज मौजूद होगी, तस्वीर मौजूद होंगी, कोई शख्स आग लगा रहा है, कोई शख्स जो है वो आपने देखा होगा डंडा उठा के TV के ऊपर मार रहा है। तो वो लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई करके पकड़ा जाना चाहिए और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो नॉर्मल आपके यहाँ इस किस्म के कवानीन मौजूद हैं, सख्त से सख्त लॉ ऑफ द लैंड्स जो हैं जो सख्त से सख्त सजाएं हैं वो देनी चाहिए। लेकिन फिर एक उसकी जो साइड ऑफ स्टोरी हमें ये नज़र आती है कि पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर उनके रहनुमा जो हैं वो भी पकड़े हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात हैं, किसी को बेल मिल रही है तो उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो खान साहब सेंस ये कर रहे हैं कि इसके मकासद क्या है। इसका मकसद ये है कि या तो इमरान खान साहब को जो है वो मुकम्मल तौर पर नाअहल करके उनको जनाब कोशिश की जाए कि किसी तरीके से पहले इनके ऊपर कोई इनको सज़ा हो जाए, नाअहल हो जाए और फिर इनको पुश आउट कर दिया जाए, मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। सही। एक ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि खान साहब को लगता है कि जनाब खैर एक का तो वो तस्करा करते हैं ना कि मुझे बिल्कुल ही सीन से इन्होंने हटाना है, जान से मार देना जी। इसका तस्करा वो करते रहते हैं। लेकिन 9 मई के बाद जो खान साहब सेंस कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में बगावत, पार्टी को तोड़ने की कोशिश, इलेक्शंस तक उनको इतना वीक कर देने की, उनके तमाम मेन कारकुनों को इस बुनियाद के ऊपर उठा के इतना वीक कर दिया जाए उनकी पार्टी को कि वो इलेक्शन लड़ने जोगे ही ना रहे, कैंडिडेट ही ना लड़ने जोगे रहे, ना जीतने जोगे रहे, कैंडिडेट के अलावा दम करा दी है। हाँ, और फिर एक ज़ाहिर पॉसिबिलिटी है कि इनको दहशतगर्द जमात करार दिलवा दिया जाए। तो ये सारी वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उसमें ज़ाहिर है कि एक लोकल मीडिया के ऊपर तो वो देखें उनकी उस तरीके से उनकी तकारीर भी नहीं दिखाई जा रही, उनके इंटरव्यूज़ भी नहीं चलते। आखिरी ओरिया मकबूल जान साहब ने किया जी, वो भी काफ़ी दिन पहले। बिल्कुल। और वो जो उनके जो इंटरव्यूज़ हैं या उनका जो मीडिया इंटरेक्शन है उसको उस तरीके से नहीं, और यहाँ पर अगर चलेगा भी तो उससे इंटरनेशनल ना प्रेशर बिल्ड होगा, ना वर्ल्ड ओवर कोई आवाज़ उठेगी। तो खान साहब अब उसके लिए पॉलिसी ये लेकर चल रहे हैं कि वो इंटरव्यूज़ दें। सही। इंटरव्यूज़ उन्होंने बहुत दिए, इंटरेस्टिंग बहुत है ये जो फरीद ज़करिया को दिया, बहुत लेंथी इंटरव्यू नहीं है, 10 मिनट 5 सेकंड का ये इंटरव्यू, और इसमें जो आखिरी 2 सवाल हैं जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले वाले जो सवाल हैं उसमें रेपिटेटिव है, वो बातें जो तकरीबन लोग जो हैं वो रोज़ सुनते हैं, वो खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है जी। इन वाक़यात के हवाले से भी वो पॉइंट ऑफ व्यू है और अदरवाइज़ के पाकिस्तान में असम्बलियाँ तहलील की कैसे की, इलेक्शन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला हुआ। तो खान साहब से जनाब वो जो आखिरी 2 सवाल, वैसे मंसूर अली खान की भी मुलाकात हुई खान साहब से जी। 1 घंटे की मुलाकात, उन्होंने उसके हवाले से कोई वीडियो वगैरह भी की है जिसमें खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरा व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया, व्हाट्सएप उनका हैक हो गया, और वो कहते हैं कि इस्तेमाल में वही कर रहा हूँ जो हैक व्हाट्सएप है, वो दो जगहों पे जा रही है, यानी कि एक मेरे पास आ रही है, एक जिससे मैं बात जैसे कुछ दिन पहले एक ट्वीट काफ़ी मशहूर हुआ था कि हमें कॉल करते वक्त 2 सलाम करने दो चाहिए। सलाम, एक उस बंदे को जिसको कॉल किया और एक उस बंदे को जो सुन रहा है तो उसी तरह की बात थी। अच्छा, उसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें जो है वो मंसूर अली खान से भी उनकी डिस्कशन हुई। ये जो सवाल है ना, इसमें देखें जो गुफ्तगू खान साहब ने की है ना फरीद ज़करिया के साथ, इसमें खान साहब की हल्की फुल्की तासुर जो है वो रिकन्सिलेशन वाला भी है, मफाहमत वाला भी है। इसमें एक तासुर जो है वो ये कि मैंने ये लड़ाई लड़नी ही नहीं। अच्छा, ये बड़ा हैरान कुन तासुर है ये, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मुझे कहाँ से मिल रहा है। और बैक वक्त वो जो बात कर रहे हैं ना, अब जो बात कर रहे हैं खान साहब, वो बैक वक्त ख़तरनाक भी है और काबिल इत्मीनान भी है, सेम साइमल्टेनियसली। सही। यानी कि वो डेंजरस भी है, वो जो बात है उस बात का जो मीनिंग है। और खान साहब ग्रीक किंग का हवाला जो है वो देते हुए, एक यूनानी बादशाह का हवाला देते हुए नजर आते हैं। वो नोट नहीं किया होगा ज़्यादा लोगों ने क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की थी, और मेरा ख्याल है कि वो नेपोलियन का रेफरेंस भी है।
सही। जो आपके जो इंसानी तारीख में बड़े बड़े वॉर स्ट्रेटेजिस्ट और जनरल्स गुजरे हैं ना, जी। ये उनकी तरफ रेफरेंस जाता है। सही। सवाल जो है वो खान साहब से हुआ कि इमरान खान ने अपने मुल्क की सियासत में इमरान खान अपने मुल्क में की सियासत में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। इमरान आपको मालूम है कहानी, आगाज़ में आर्मी आपके साथ काम करने में खुश थी, बल्कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, मगर फिर उन्हें मालूम हुआ कि आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और बुनियादी तौर पर उन्होंने आपकी बेदखली के लिए इंजीनियरिंग की। आप इसका खुलकर इजहार कर चुके हैं और अब आप बराह रास्त उनसे टक्कर ले रहे हैं। क्या आप वाकई ये टक्कर ले रहे हैं और क्या आप पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे से जीत सकेंगे? सही। जैसे अमूमन कहा जाता है कि बेशतर ममालिक की फ़ौज होती है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के पास मुल्क है। वो एक आपने सुना होगा अक्सर, वो कहते हैं कि एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी बट पाकिस्तानी आर्मी हैज़ अ कंट्री। सही। तो वो जनाब अपना ये सवाल था, इसका खान साहब जवाब देते हैं और आगाज़ में ही आप देखें कि खान साहब कहते हैं कि आप जीत ही कैसे सकते हैं जब आप अपनी ही फ़ौज से टक्कर ले रहे हो। अच्छा, फिलोसॉफिकल आंसर जो है ना वो खान साहब ने दिया। आगे भी फ्रीज ज़करिया जो हालात चल रहे हैं खान साहब फलसफियाना हो गए। कहते हैं कि आप जीत ही कैसे सकते हैं जब आप अपनी ही फौज से टक्कर ले रहे हो। मेरा मतलब है कि अगर आप जीत भी जाएं तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फिर एक विक्ट्री, ये फिर एक विक्ट्री, फिर एक विक्ट्री बताता हूँ आपको। ये फिर एक जो विक्ट्री है ना, इसी में वो रेफरेंस है जो यूनानी बादशाह का है। सही। मैं फिक्रा इस पर मुकम्मल कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ फिर एक विक्ट्री क्या होता है। सही। फिर एक विक्ट्री, इस जीत में मुल्क हार जाएगा। सही। खान साहब ने कहा कि भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, इट वुड बी अ फिरिक विक्ट्री। इस जीत में मुल्क हार जाएगा। फिरिक जो है ना, फिरिक विक्ट्री, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो वॉरफेयर की हिस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होती है। फिरिक विक्ट्री की टर्म किंग पायरस ऑफ द एपिरस, सही, यूनान का बादशाह था और 279 टू 80 BC बिफोर क्राइस्ट ये जंगें लड़ रहा था रोमन एम्पायर के खिलाफ। और 279 टू 80 में इसने एक बड़ा मार्का मारा। रोमन एम्पायर जिसका तसव्वुर ही नहीं था कि उसके ऊपर जो है वो उससे भी कोई बैटल जीत सकता है। ये इटली में घुसा था को 20,000 बंदे और 20 हाथी लेके। सही। और वो सीन्स रोमन्स ने कभी देखे ही नहीं थे कि कोई हमलावर भी हमारे, यानी कि हम ही हमला करते हैं, कोई हमारे ऊपर भी हमलावर जनाब दाखिल हो गया। तो ये आया था और ये जीत गया था वो बैटल। सही। लेकिन उस बैटल को जीतने में, इटली में पहुंचने में इसका इतना भारी जानी और माली नुकसान हुआ। इसके इतने इसके कहते हैं कि इसका जो भाई है, भाई के बच्चे हैं, इसके टॉप के जो जर्नैल थे वो, इसके बेहतरीन किस्म के ऑफिसर्स, लड़ाका जंगजू, वो मारे गए थे। उस वक्त हिस्टोरियंस ने कहा था कि फिर एक विक्ट्री है, वो जीत, वो फतह जो किंग पायरस को मिली थी, पायरस ऑफ द एपिरस को मिली थी। यानी कि एक ऐसी लड़ाई वो जीता था कि जिसके बाद वो कोई और लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रहा था। अच्छा, यानी वो ऐसी फतह जिसके बाद आप कोई और फतह के लिए, हुसूल के लिए कोशिश ना कर सके, उसे फिर एक विक्ट्री कहते हैं। ना वसाइल और ना 7 सितंबर 1812 में करामत मुगल साहब नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, सही, वो उसने जब रशिया को इन्वेड किया था तो 7 सितंबर को मॉस्को से कोई 70-71 मील दूर एक गांव है ब्रॉडेनो, ब्रॉडेनो की जो बैटल है उसको भी नेपोलियन की फिर एक विक्ट्री कहा जाता है। सही। तो 1,20,000 से 1,30,000-35,000 फौजी नेपोलियन के साथ थे उस वक्त, जो लड़ाका मौजूद थे, और तकरीबन इतने ही जो है वो रशियंस के थे। उसमें मार रशियंस को ज़्यादा पड़ी थी, रशियंस हार गए थे, नेपोलियन जीत गया था। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन कहा जाता है कि 28,000 से 52,000 के करीब नेपोलियन के फौजी या मारे गए थे, या ज़ख्मी हो गए थे, या गिरफ्तार हो गए थे, या लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। सही। उसमें 1928 ऑफिसर्स शामिल थे और 49 जर्नैल शामिल थे जो मारे गए। तो वो उसके बाद फिर वो गया मॉस्को जाके बैठ गया, क्योंकि अलेक्जेंडर वन ने अपनी जो आर्मी है, उसका जनरल था मिखेल, मिखेल को जो है उसने वापस रिट्रीट का कह दिया, वो चले गए, उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग उस जीत को भी फिर एक विक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि उसे कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के अंजाम का आगाज। बिल्कुल, उसका खात्मा जो है वो वहाँ से शुरू हो गया था जब वो रशिया एंटर हुआ और ब्रॉडेनो में वो ये जगह है। तो खान साहब ने जो गुफ्तगू की है ना,
उसमें वो बेसिकली रेफरेंस ये दे रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई को लड़ने का फ़ायदा नहीं, यानी ये लड़ाई हम लड़ेंगे, हम हारेंगे तो भी पाकिस्तान हारेगा, वो हारेंगे तो भी पाकिस्तान हारेगा। तो आप फ़ौज से, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो हमारी जो आर्मी है उसकी सपोर्ट बेस ज़्यादा जो अवाम में पसीराई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ैन फॉलोइंग में। बिल्कुल सही। जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएट करते हैं वही तो इनके थे, सही। ट्विटर के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिफेंड कर रहे हैं, हर जगह लगे हुए हैं। नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वालों में तो चेंज ऑफ हार्ट अभी तक नहीं हुआ। नून लीग का फिर भी बड़ा हो गया है, लेकिन पीपल्स पीपल्स पार्टी का तो चेंज ऑफ उसने हार्ट कोई नहीं रैली हुआ, नहीं निकाली। वो रैली भी नहीं निकाल रहे। तो ये इसमें ये ख़तरनाक इसलिए है कि खान साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि मामला जो है वो अब फिर एक विक्ट्री की तरफ आ गया, सही। कि जो भी जीतेगा कि जीतने की कोशिश हो रही है, जो जीतेगा वो जीत के बेसिकली बावजूद हार ही नुकसान। होगी। बिल्कुल सही। लेकिन काबिल इत्मीनान ये है कि खान साहब कहते हैं कि ये आप जीत ही कैसे सकते हैं जब आप अपनी ही फौज से टक्कर ले रहे हो। मेरा मतलब अगर आप जीत भी जाएं तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, इस जीत में मुल्क हार जाएगा। फिर खान साहब कहते हैं मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। अगर हम मुसलमान मुल्कों की तरफ देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ किस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, इसलिए मैं मजबूत दिफाई कुव्वत होने का शदीद हामी हूँ। हमें मजबूत दिफा की ज़रूरत है, जैसा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में थी जिसमें हमारे 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना पेश किया और हमारी फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब मसला ये है कि मैं पहले ये वाज़े कर दूं कि मुझे कभी भी फ़ौज से मसला नहीं था। ये मालूम होते हुए भी कि वो सियासत में धंसे हुए हैं, ये हमारी 75 साल तारीख़ की हकीकत है कि फ़ौज ने 3 मरतबा बराह रास्त मार्शल लॉ के ज़रिए हुकूमत की। गुज़श्ता 60 सालों में से आधा वक्त फ़ौज और बाकी आधा वक्त 2 ख़ानदानों ने हुकूमत की, भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान। लिहाजा मैं फ़ौज के साथ काम कर रहा था, मैं जनरल बाजवा के साथ काम कर रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने पैंतरा बदला, स्विच्ड हॉर्सेस की टर्म जो है वो इस्तेमाल की खान साहब ने, और मुझे छोड़कर मेरी हुकूमत को बरतरफ किया। मुझे अभी भी उसके असल मकसद का इल्म नहीं है। एक वजह ये हो सकती है कि उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए डील कर ली हो, एक्सटेंशन के लिए। मुझे इल्म नहीं कि दरअसल हुआ क्या। मैं इतना जानता हूँ कि आखिरी 6 माह में उन्होंने मेरी हुकूमत गिराने के लिए काम किया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में बरमला एतराफ़ किया कि उनके नज़दीक मैं मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक था, जिसकी वजह से मेरी हुकूमत को हटाया गया। तब से अभी तक मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात के इनकाद में है, क्योंकि ये वाहिद तरीका है जिससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमारी मईशत डूब गई है। हमारे हालात इस वक्त श्रीलंका से भी ख़राब हैं। पाकिस्तान की मईशत इस कदर ज़बू हाली का शिकार कभी नहीं रही। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात में है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। अब मसला हमें ये दरपेश है कि मौजूदा PDM हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट से इत्तहाद कर लिया है और हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया है कि इलेक्शन की सूरत में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, सही। जो कि एक हकीकत है। तो अब मुझे इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात का ज़िम्मेदार हमें करार देकर जब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ौज के ज़रिए उठाया गया और जैसे मुझे पकड़ा गया, उसका रद्द-ए-अमल आया। ये उस रद्द-ए-अमल को अब हमारी पार्टी तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे 10,000 से ज़ायद कारकुनान ज़ेर हिरासत हैं, ख़वातीन की कसीर तादाद कैद है, जो माजी में कभी नहीं हुआ। अब ये हमारे मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल जो है वो खान साहब से हुआ कि आप पे एक कातलाना हमला हुआ है, क्या आप समझते हैं कि फ़ौज की जानिब से किया गया और आप क्या समझते हैं कि ये आप महफूज हैं? उसमें खान साहब कहते हैं कि 3 नवंबर को मुझे कातलाना हमले में मारने की कोशिश हुई। इस हवाले से मैं पेशगोई कर चुका था कि ये मेरे खिलाफ मजहबी इंतहा पसंदी को इस्तेमाल करके इसी तरह कत्ल करेंगे जैसे गवर्नर सलमान तासीर के साथ हुआ। ये मेरे से जान छुड़वाना चाहते थे क्योंकि इन्हें ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त उठाना पड़ी और मेरी जमात मज़ीद मकबूल हो रही थी। मुझे पता था कि मेरी जान को ख़तरा है और मैंने अवामी सतह पर यह बात पहले ही कर दी थी और फिर मुझ पर एक और कातलाना हमला किया गया जिसमें मैं खुशकिस्मती से बच गया। यह हमला 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में किया गया। मुझे रास्ते से हटाने के लिए एक बेहतरीन जाल बिछाया गया। तो हाँ, मेरी जान को ख़तरा है क्योंकि मुझे जेल में डालकर भी उन्हें लगता है कि ये मेरी जमात की मकबूलियत को कम नहीं कर सकेंगे। तो खान साहब ने जो गुफ्तगू किया, ओवरऑल इसमें जो फीलिंग है वो रिकन्सिलिएशन वाली है, वो लड़ाई को बढ़ाने वाली नहीं है और ये कोई बात हतमी भी नहीं है। खान साहब का जो अप एंड डाउन है ना, सियासी हिकमत अमली में तब्दीली,
वो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखी है। उन्होंने मुफाहमत की बात को पहली दफ़ा तो नहीं की फ़ौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बार बार कर रहे एक्चुअली हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। अभी तो डिसाइसिव टाइम शुरू हो चुका है सही। और इस डिसाइसिव टाइम में कुछ चीज़ें जो हैं वो कल से स्टार्ट होनी है उसके हवाले से इंशाल्लाह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का महाज पे क्या होने वाला है उस पे ज़रा दो चीज़ें बहुत अहम है। वैसे तो तकरीबन तमाम दोस्त हमारे सदीक जान, अदील, सरफराज ये कुछ चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन एक दो पहलू ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है कि अभी मिसिंग है, उस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।